सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम व्याख्याता भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। इस मॉडल प्रश्न पत्र का पहला भाग 50 प्रश्नों का पिछले वीडियो में हल करवाया जा चुका है। आज इसका हम दूसरा भाग ले रहे हैं। इस भाग को देखने से पहले आपको पहले भाग को अवश्य देखना चाहिए और पहले भाग को देखने से पहले जीके फर्स्ट पेपर का भी एक मॉडल पेपर डाला हुआ है हमारे चैनल पर, तो उस मॉडल पेपर का जीके के लिए आपको अध्ययन करना चाहिए। जीके और हिंदी के एक मॉडल प्रश्न पत्र है जिसके 3 भाग होंगे। इन तीनों का अध्ययन करके आप अपनी तैयारी का पूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आ जाइए, इस दूसरे भाग में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आगे हम अपनी हिंदी की तैयारी करें। अब हम ले रहे हैं काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न। 51वां प्रश्न आपके सामने है। एक तरफ छंद का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उसका भेद लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा असुमिलित है वह बताना है। जैसे पहला ऑप्शन है चौपाई, ये मात्रिक सम छंद है। दोहा मात्रिक अर्धसम है। रोला मात्रिक अर्धसम है। तो छप्पय मात्रिक विषम छंद है। इन चारों में से असुमिलित विकल्प कौन सा होगा? तो इसमें हम जो सही उत्तर मानेंगे वो है 3 नंबर रोला। रोला मात्रिक अर्धसम नहीं होता, मात्रिक तो होता है लेकिन अर्धसम नहीं, यह मात्रिक सम छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है 52वां। निम्न में से शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? 4 शब्द आपके सामने हैं। इनमें शब्दकोश में सबसे पहले आने वाला शब्द बताना है। चंचल, चंचरी, चंचरी या चंचरीक, बताएं। इन चारों में से सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है 3 नंबर चंचरी। देखिए, ये भी चंचरी है, ये भी चंचरी है। इस पर अनुस्वार लगा हुआ है, यहाँ चंद्र बिंदु लगा हुआ है। जब दोनों समान होते हैं अंत तक, तो अंत तक समान होने पर चंद्र बिंदु वाला पहले आएगा और अनुस्वार वाला बाद में आएगा। फिर 3 नंबर पर चंचरीक जाएगा और सबसे अंत में चंचल शब्द है वह लिखा जाएगा। तो यहाँ 3 नंबर चंचरी सही उत्तर होगा। 53वां क्वेश्चन। निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में कौन सा शब्द लिखा जाएगा? शब्द है क्रिया, कृपा, क्षमा और क्रोध। इनमें सबसे अंत में बताना है कि सबसे अंत में कौन सा लिखा जाएगा। तो यहां सही उत्तर होगा 3 नंबर क्षमा। देखिए, यहां पर इनमें शब्द देखें तो सबसे पहले कृपा शब्द आएगा, कृपा के बाद में क्रिया शब्द आएगा, उसके बाद में क्रोध होगा और सबसे अंत में क्षमा शब्द लिखा जाएगा। तो क्षमा सबसे अंत में होगा। अगला प्रश्न है 54वां। अलंकार लक्षण के संबंध में बताना है कि इनमें से असत्य कौन सा है। 4 हैं। पहला, एक ही शब्द के प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ प्रकट होने पर श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही है, प्रसंगानुसार अलग अलग अर्थ आ जाते हैं तो श्लेष अलंकार होगा। उपमेय उपमान में अभेद आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। तीसरा, उपमान, ये उपमान लिखा हुआ है, उपमान की अपेक्षा उपमेय के हीन हो जाने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। उपमान की अपेक्षा उपमेय के हीन हो जाने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। और चौथा, कार्य लिंग विशेषण के आधार पर प्रस्तुत में अन्य के व्यवहार का समारोप होने पर समासोक्ति अलंकार होता है। इन चारों में से कौन सा असत्य लिखा हुआ है? तो यहां सही उत्तर है
3 नंबर देखिए, इसमें लिखा है उपमान की अपेक्षा उपमेय के हीन हो जाने पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ये गलत बात है, इसमें उल्टा लिखना चाहिए था। उपमेय की अपेक्षा, उपमेय पहले होता और उपमान बाद में होता। उपमेय की अपेक्षा उपमान के हीन हो जाने पर व्यतिरेक अलंकार होता है, ऐसा होता तब ये सही माना जाता, लेकिन उल्टा लिख लिया है, इसलिए असत्य कथन है। अगला प्रश्न, रस शास्त्र के संबंध में असत्य कौन सा है वह बताना है। पहला, रस उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहते हैं। रसोत्पत्ति के समय आलंबन विभाव की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। वे पथु रस का संचारी भाव है और विवर्णी और स्तंभ सात्विक अनुभाव हैं। इनमें से असत्य कौन सा है? तो यहां सही उत्तर है 3 नंबर। 3 ही 3 आ रहे हैं इनमें, ये 3 नंबर है। वे पथु रस का संचारी भाव नहीं होता, संचारी भाव के बजाय यहां होना चाहिए था सात्विक अनुभाव। सात्विक अनुभाव 8 प्रकार के हैं, उन 8 में वे पथु कंपन को भी शामिल किया जाता है, इसलिए यहाँ सात्विक अनुभाव होता तो सही हो जाता। यहाँ संचारी भाव होने के कारण ये असत्य कथन माना जाएगा। 56वां क्वेश्चन, हरिगीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में क्रमशः 12 व 16 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में एक लघु व एक गुरु वर्ण आता है और प्रत्येक चरण में 5वीं, 12वीं, 19वीं व 26वीं मात्रा लघु होती है। सही उत्तर बताएं। इसका सही उत्तर है 2 नंबर। हरिगीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ये भी सही है। अंत में एक लघु एक गुरु आता है, ये भी सही है। 5वीं, 12वीं, 19वीं, 26वीं मात्रा लघु होती है, ये भी सही है। लेकिन यति है वो 12, 16 पर नहीं होती, उल्टा लिख दिया है। यति 16 और 12 पर होती है, 16 पहले 12 बाद में। प्रत्येक चरण में क्रमशः 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है, ऐसा होता तो ये सही माना जाता। अगला प्रश्न, मिलहु सखी हम तहवा जाही, जहां जाई पुनि आउब नाही। 7 समुद्र पार वह देसा, कितरे मिलन कित आब संदेशा। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। पहला ऑप्शन है समासोक्ति, दूसरा व्यतिरेक, तीसरा अन्योक्ति, चौथा विरोधाभास। यहां सही उत्तर होगा 1 नंबर समासोक्ति। देखिए, समासोक्ति में कार्य लिंग विशेषण के आधार पर अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 7 समुद्र पार वह देसा, कहने में यहाँ पद्मावत महाकाव्य में पद्मावती है, वो अपने ससुराल के बारे में कह रही है, लेकिन यहाँ पर दूसरा अन्य अर्थ है वो मृत्यु से अन्य लोक के बारे में भी लगाया जा सकता है, इसलिए समासोक्ति अलंकार होगा। अगला प्रश्न है, किस पद में व्यतिरेक अलंकार है? व्यतिरेक बताना है। उपमेय की अपेक्षा उपमान का हीन हो जाना। पहला, का सरवरी ते ही देहु मयंकु, चांद कलंकी वह निष्कलंकु। दूसरा, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। बेन सुन्या जबते मधुर तबते सुनत न बेन। और शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। इन चारों में से व्यतिरेक किसमें है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर। इसमें चांद उपमान होता है, इसको कलंकित बताया गया है, और मुख जो है, मुख मुख्य रूप से यहाँ पर हम बताएं तो उपमेय है, उसको निष्कलंक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपमान है वो कमज़ोर हो गया है, उपमेय प्रभावशाली हो गया है, इसलिए व्यतिरेक होगा। बाकी तीनों में विरोधाभास की स्थिति प्राप्त हो रही है, तीनों में विरोधाभास है।
59वां क्वेश्चन, वक्रोक्ति सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वक्रोक्ति सिद्धांत को पढ़ करके बताना है कि इनमें से असत्य कौन सा है। पहला, वक्रोक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा तथा प्रतिपादन का श्रेय आचार्य कुंतक को दिया जाता है। दूसरा, भामह ने वक्रोक्ति का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है और इन्होंने वक्रोक्ति में शब्द और अर्थ दोनों का अंतर्भाव माना है। फिर आनंदवर्धन ने वक्रोक्ति की स्वतंत्र व्याख्या नहीं की है, उन्होंने इसे विशिष्ट अलंकार मानकर इसके सामान्य तथा व्यापक रूप को स्वीकार किया है। और चौथा ऑप्शन है, कुंतक द्वारा रचित वक्रोक्ति जीवितम रचना को 4 उद्योतों में विभाजित किया गया है। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है वह बताना है। तो यहां से उत्तर 4 नंबर होगा। कुंतक की जो वक्रोक्ति जीवितम रचना है उसका विभाजन 4 उद्योतों में नहीं किया गया। उद्योत की जगह पर उन्मेष शब्द होता तो सही माना जाता, इसको 4 उन्मेषों में विभाजित किया गया है, ये सही है। कुवलयानंद जो रचना है आनंद उद्योत जो रचना है वो आनंदवर्धन की रचना में माने जाते हैं। आनंदवर्धन की रचना जो हम पढ़ते हैं उस रचना को 4 उद्योतों में विभाजित किया गया है और इस वक्रोक्ति जीवितम रचना को 4 उन्मेषों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न, मार्क्सवाद के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मार्क्सवाद, पहला है, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में मार्क्सवाद उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। दूसरा, कार्ल मार्क्स की साम्यवादी विचारधारा ही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाती है। तीसरा, सामाजिक गठन की ऐतिहासिक व्याख्या करने वाला मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत है, वो हेगेल के द्वंद्ववादी पद्धति का समर्थन करता है। और चौथा, वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष एक अनिवार्य और निवारणात्मक प्रक्रिया है। ये 4 कथन आपके सामने हैं। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर। सामाजिक गठन की ऐतिहासिक व्याख्या करने वाला मार्क्स का एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इस सिद्धांत में हेगेल के ही द्वंद्ववादी पद्धति का समर्थन नहीं किया गया है। समर्थन के स्थान पर आलोचना शब्द होता तो ये कथन सही हो जाता, इसमें समर्थन नहीं करके उसकी आलोचना की गई है। अगला प्रश्न, एक तरफ काव्य लक्षण लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतिपादक लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन सा इनमें असुमेलित है। पहला, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामह का काव्य लक्षण है। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, ये पीयूष वर्ष जयदेव का काव्य लक्षण है। तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापी, ये मम्मट का काव्य लक्षण है। और रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द है काव्यम, ये पंडित राज जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। इनमें से असुमेलित कौन सा है? तो यहां से उत्तर है 2 नंबर। शरीरम तावदिष्टार्थम व्यवच्छिन्ना पदावली, ये लक्षण जयदेव के द्वारा नहीं दिया गया, अपितु यह लक्षण दंडी के द्वारा लिखा गया है। दंडी होता तो सही मान लिया जाता। 62वां प्रश्न, काव्य हेतु के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है, भारतीय काव्य शास्त्र में 3 काव्य हेतु माने गए हैं। पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, तीसरा अभ्यास। प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास,
फिर इनमें से प्रतिभा सर्व प्रमुख काव्य हेतु है, जिसे काव्यत्व का बीज भी माना जा गया है। तीसरा है कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम, यह कथन आचार्य मम्मट ने लिखा है। और चौथा है नव नवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा मतः, यह कथन सबसे पहले आचार्य भट्टतोत ने लिखा था। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है उसे छांटना है। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो है 3 नंबर, कवित्व बीजम प्रतिभानम कवित्वस्य बीजम। ये कथन मम्मट के द्वारा नहीं लिखा गया है। मम्मट की जगह पर क्या होना चाहिए था, वामन, आचार्य वामन के द्वारा इस कथन को लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न, मम्मट द्वारा प्रतिपादित 6 काव्य प्रयोजनों में से सर्व प्रमुख या सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन कौन सा माना गया है। व्यवहार विधि, सद्यः परिनिर्वृत्ति, यशसी या अर्थकृति। मम्मट ने काव्य के 6 प्रयोजन बताए हैं। काव्यम यशसी अर्थकृति व्यवहार विधि शिवेतर सती सद्यः परिनिर्वृत्ति कांता समितियोपदेश युजे। इनमें से सबसे प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन सा है, तो उत्तर है 2 नंबर, तुरंत आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाना। सद्यः परिनिर्वृत्ति को सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन माना गया है। फिर अगला है, निम्न में से कौन ध्वनि सिद्धांत का समर्थक नहीं है। अभिनवगुप्त, मम्मट, भट्टनायक, विश्वनाथ कविराज। इनमें चारों में से कौन ध्वनि सिद्धांत का आलोचक है, समर्थक नहीं है। यहाँ से उत्तर है 3 नंबर, भट्टनायक अभिधा शब्द शक्ति को महत्व देते हैं, ये व्यंजना को महत्व नहीं देते, इसलिए ध्वनि को भी महत्व नहीं दे रहे हैं। तो 3 नंबर भट्टनायक से उत्तर होगा। फिर है स्वच्छता व स्पष्टता किस गुण की विशेषता है। प्रसाद की, माधुर्य की, ओज की, प्रसाद व माधुर्य दोनों की। यहाँ से उत्तर 1 नंबर प्रसाद गुण की। प्रसाद गुण में सीधा अर्थ निकलता है, इसलिए स्वच्छता व स्पष्टता प्रसाद गुण की विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। प्रस्तुत पद में शब्द शक्ति कौन सी है। रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, शाब्दी व्यंजना या आर्थी व्यंजना। इन चारों में से कौन सी शब्द शक्ति यहां आ रही है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर रूढ़ा लक्षणा। देखिए, दृग ऊर्जत आंखों का उलझना, परत गांठ गांठ पड़ जाना, ये मुहावरे हैं, और जहां मुहावरे होते हैं वहां रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति कार्य करती है। फिर इसी को दोबारा, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति परत गांठ दुर्जन ही दई नई यह रीति। इस पद में अलंकार कौन सा है। असंगति, श्लेष, विरोधाभास या अन्योक्ति। इन चारों में से अलंकार कौन सा है। तो यहां से उत्तर है 1 नंबर असंगति अलंकार। कि दृग ऊर्जत आंखें तो उलझती हैं नायक नायिका की, और टूटत कुटुंब परिवार टूटते हैं, परिवार टूट रहे हैं, लेकिन जुरत चतुरचित प्रीति उनके चित्त में प्रीति की भावना जुड़ती जा रही है, जिसको देख करके दुर्जन ही दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ जाती है कि यह विधाता की कैसी विचित्र लीला है। तो यहाँ देखिए, जो उलझ रहा है वो नहीं टूट रहा, कोई अन्य टूट रहा है। तो कार्य कहीं और हो रहा है, फल कहीं अन्यत्र दिखाई दे रहा है, इसलिए असंगति अलंकार माना जाएगा। फिर एक तरफ पद या वाक्य है,
दूसरी तरफ शब्द शक्ति है। कौन सी असुमिलित है वह बतानी है। पहला, सारा घर तमाशा देखने गया है, शुद्धा लक्षणा। ये झंडे कहाँ जा रहे हैं, उपादान लक्षणा। सरस विलोचन विधु वदन लख आली घनश्याम, सारूपा लक्षणा। और सत्संगति ही मोक्ष है, गौणी लक्षणा। इनमें से असुमिलित कौन सा है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, सत्संगति ही मोक्ष है। इसमें गौणी लक्षणा नहीं होती, गौणी के बजाय शुद्ध लक्षणा होता तो सही उत्तर माना जाता। कार्य कारण संबंध है, सत्संगति ही मोक्ष का कारण है, इसलिए ये शुद्ध लक्षणा है। 69वां क्वेश्चन, एक तरफ पद लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ संचारी भाव है। होई अचेत परिधरनी पटके कद उर्फेन तजे मुखते। यहाँ अपस्मार संचारी भाव है। भाखे लखन कुटिल भई भोहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। इसमें गर्व संचारी भाव है। ललन चलन सुनी पलन में, असुआ ढरी के आय, गई लखाई न सखिन हो, झूठे ही जमुहाय। इसमें अवहिथा है। और भजन कयो जाते भज्यो, भज्यो न एको बार, दूर भजन जाते कयो, सोतु भज्यो गवार। इसमें निर्वेद संचारी भाव है। इनमें से असुमिलित कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 नंबर, भाखे लखन कुटिल भई भोहें, रद पट फरकत नयन रिसोहें। इसमें क्रोध का भाव दिखाया गया है। क्रोध में गर्व संचारी भाव नहीं होता, इसमें रुद्र रस है और रुद्र रस के कारण क्रोध संचारी भाव माना जाएगा। तो क्रोध संचारी भाव है, रुद्र रस है। वीर रस होता तो उत्साह गर्व संचारी भाव मान सकते थे। पहला जो है उसमें पटके कद उर फैन तजे मुखते, मुख से झाग निकल रहे हैं, तो ये अपस्मार हो जाएगा। फिर यहाँ पर अपने सखियों को लज्जा के भाव को छिपाने की स्थिति आ रही है, इसलिए अवहिता होगा। और यहाँ धिकारने का भाव है, गुरु शिष्य को धिकार रहा है या बिहारी अपने मन को धिकार रहे हैं, तो धिकारने के कारण निर्वेद संचारी भाव होगा। 2 नंबर में गर्व की जगह क्रोध होता तो सही होता। फिर हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इस पद में छंद एवं काव्य गुण दोनों बताने हैं। छंद कौन सा है और गुण कौन सा है? ऑप्शन है पहला गीति का छंद प्रसाद गुण, फिर हरिगीति का छंद प्रसाद गुण, तीसरा गीति का छंद माधुर्य गुण और चौथा हरिगीति का छंद माधुर्य गुण। सही कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर। छंद देखें तो इसमें 26 मात्राएं हैं, तो गीति का छंद होगा और सीधा सीधा अर्थ निकलता है तो प्रसाद गुण माना जाएगा। गीति का छंद है, प्रसाद गुण है। फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार निम्न में से रस की विशेषता नहीं है। पहला है रस सत्वोद्रेकमय होता है, दूसरा रस चिन्मय होता है, फिर रस लौकिक चमत्कार प्राण होता है, रस अखंड होता है। इन चारों में से सही कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? इसमें सही उत्तर होगा 3 नंबर, रस लौकिक चमत्कार प्राण होता है। ये गलत बात लिखी हुई है, लौकिक की जगह होता लोकोत्तर, अलौकिक या लोकोत्तर शब्द होता तो इसको सही उत्तर माना जाता। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण होता है, ऐसा करने पर ये सही होता। अगला प्रश्न 72वां है, रस निष्पत्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला
भट्ट लोलट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है। दूसरा, शंकुक का अनुमितिवाद या कला प्रतीतिवाद दर्शन शास्त्र के चित्र तुरंग न्याय सिद्धांत पर आधारित है। फिर तीसरा, साधारणीकरण के प्रवर्तक भट्ट नायक ने रस निष्पत्ति या उत्पत्ति के 3 व्यापार माने हैं। और चौथा है, पुष्टिवाद के प्रतिपादक अभिनव गुप्त हैं। इन चारों में से असत्य कथन बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, पुष्टिवाद के प्रतिपादक अभिनव गुप्त नहीं है। इसके प्रतिपादक हैं भट्ट लोलट। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद सिद्धांत है। उस उत्पत्तिवाद को ही आरोपवाद या पुष्टिवाद के नाम से जाना जाता है। 73वां क्वेश्चन, ध्वनि सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला, ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन 9वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक रचना में किया था। दूसरा, आचार्य पंडित राज जगन्नाथ ने आनंदवर्धन को अलंकार रसरणी व्यवस्थापक कहकर पुकारा था। तीसरा, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि एवं अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ये दोनों विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि के उपभेद हैं। और चौथा है, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि शतपत्र भेदन न्याय एवं रस शास्त्र से संबंधित ध्वनि है। 4 कथन हैं। इन चारों में से जो असत्य है उसको बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर है 3 नंबर, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि ये दोनों विवक्षितान्य पर वाच्य ध्वनि के नहीं अपितु अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद माने जाते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि होता तो ये सही कथन हो जाता। अगला प्रश्न, अभिधावृत्ति मातृका रचना के रचनाकार कौन हैं। अभिधावृत्ति मातृका किसकी रचना है। मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, भट्टनायक या अभिनव गुप्त की। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, मुकुल भट्ट। मुकुल भट्ट के द्वारा इस रचना को लिखा गया था। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी साथ में दबाएं जिससे नोटिफिकेशन की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखते रहें। 75वां क्वेश्चन, एक तरफ साधारणीकरण संबंधी मत लिखा हुआ है, दूसरी तरफ प्रतिपादक हैं, कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला है, आलमनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। रामचंद्र शुक्ल। कवि, पाठक एवं भावों का साधारणीकरण होता है। श्याम सुंदर दास। व्यंजना के आधार पर विभाववादी का साधारणीकरण होता है। पंडित राज जगन्नाथ। और भावकत्व का साधारणीकरण होता है भट्टनायक। इनमें से कौन सा असुमिलित है वो बताना है। तो यहां सही उत्तर बताओ फटाफट। 2 नंबर, कवि, पाठक एवं भावों का साधारणीकरण। ये श्याम सुंदर दास ने नहीं लिखा, ये लिखा है बाबू गुलाब राय ने। बाबू गुलाब राय यहाँ होता तो सही उत्तर मान लिया जाता, बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न, साधारणीकरण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। पहला है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि लेखक की अनुभूति के साथ साथ संपूर्ण परिवेश का साधारणीकरण होता है। दूसरा, साधारणीकरण के प्रमुखतः 3 पक्ष होते हैं। पहला कवि या लेखक, दूसरा सहृदय पाठक, तीसरा अभिव्यंजना कौशल।
तीसरा है साधारणीकरण की प्रमुखतः 5 अवस्थाएं होती हैं। और चौथा इंद्रिय सन्निकर्ष साधारणीकरण की सर्वप्रथम अवस्था है। इन चारों में से असत्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर। इंद्रिय सन्निकर्ष साधारणीकरण की पहली अवस्था नहीं है। देखिए, साधारणीकरण की 5 अवस्थाएं होती हैं, उन 5 में सबसे पहली आती है पूर्व ज्ञान। सबसे पहली जो अवस्था है वो अवस्था है पूर्व ज्ञान। दूसरी आती है इंद्रिय सन्निकर्ष। इंद्रिय सन्निकर्ष ये दूसरे नंबर की अवस्था मानी जाती है। उसके बाद में तीसरी जो अवस्था है वो होती है अनुभूति। तीसरी अवस्था अनुभूति की मानी जाती है। चौथी अवस्था तुलना के नाम से होती है। चौथी तुलना करके देखी जाती है। और 5वीं अवस्था साधारणीकरण की अवस्था मानी जाती है। ये साधारणीकरण सामान्यीकरण की 5 अवस्थाएं हैं। तो पहली पूर्व ज्ञान, दूसरा इंद्रिय सन्निकर्ष, तीसरी अनुभूति, चौथी तुलना और 5वीं साधारणीकरण या सामान्यीकरण। 4 नंबर सही हो गया। 77वां क्वेश्चन, लोंजाइनस के उदात्तवाद में पहला है अभिव्यक्ति की उच्चता एवं उत्कृष्टता को शामिल किया जाता है। दूसरा, कवि अथवा लेखक के स्वयं के उच्च व्यक्तित्व को भी शामिल किया जाता है। तीसरा, शैली पक्ष की अपेक्षा वस्तु पक्ष की प्रधानता होती है। और चौथा, भाव विचार शैली तीनों का समन्वय देखने को मिलता है। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ सही उत्तर है 3 नंबर। देखिए, उदात्तवाद में शैली पक्ष और वस्तु पक्ष दोनों की प्रधानता मानी जाती है, किसी एक की नहीं। तो यहाँ दोनों को होता तो सही उत्तर माना जाता। शैली पक्ष और वस्तु पक्ष दोनों की प्रधानता होती है। 78वां क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला है लोंजाइनस ईसा पूर्व 3य शताब्दी के प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हुए हैं। 44 अध्यायों में विभाजित इनकी पेरी इप्सुस रचना मूलतः भाषण शास्त्र से संबंधित रचना है। तीसरा, पत्रात्मक शैली में रचित यह रचना लोंजाइनस ने अपने एक रोमन मित्र पोस्तुम्यूस तेरेंतियानुस को भाषण कला का ज्ञान करवाने के लिए लिखी थी। और चौथा, लोंजाइनस ने उदात्तवाद की प्राप्ति के प्रमुखतः 5 साधन तत्व या स्रोत माने हैं। इन चारों में से असत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है 1 नंबर। लोंजाइनस का समय 3य शताब्दी है, लेकिन ईसा पूर्व नहीं, 3य शताब्दी ईस्वी के बाद की जो 3य शताब्दी है वो समय इनका माना गया है। ईसा पूर्व यहाँ गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी सही हैं। दोस्तों, यहाँ एक प्रश्न नहीं, हर प्रश्न में 4-4 प्रश्न आपको मिल रहे हैं। ये 150 प्रश्न इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन आप ये मानकर चलें कि 150 की जगह आपके 600 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। एक प्रश्न में 4 प्रश्न डाल दिए गए हैं, तो कुल 600 प्रश्न आप इस पेपर के द्वारा तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में असत्य कथन है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत आदर्शवाद पर आधारित माना जाता है। अरस्तु ने काव्य शास्त्र को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित किया है। तीसरा, अरस्तु ने काव्य कला को सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला कहकर पुकारा है। और चौथा, अरस्तु के अनुसार अनुकरण करना मनुष्य की मूल प्रवृत्ति मानी गई है। इन चारों में से जो असुमिलित है या सत्य कथन है उसका चयन करना है। इसमें सही उत्तर है 1 नंबर। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है आदर्शवाद पर नहीं है। आदर्शवाद की जगह पर यथार्थवाद होता
तो सही उत्तर माना जाता। अरस्तु के गुरु जो प्लेटो हैं उनका सिद्धांत आदर्शवाद पर और अरस्तु का सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित माना जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न सामयिक अथवा स्थानीय महत्व के विषयों पर तैयार किया गया संक्षिप्त, सारगर्भित और जानकारीपूर्ण लेख जो एक निश्चित अवधि में प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है उसे ही वार्ता कहते हैं। वार्ता की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन हैं? ये पत्र लेखन से संबंधित चैप्टर से प्रश्न है। वार्ता से परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है। वार्ता की बताना है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने लिखी है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम प्रकाश, दूसरा सुधींद्र कुमार, तीसरा उक्त दोनों और चौथा दोनों ही नहीं। सही कौन सा है? तो यहां सही उत्तर है 3 नंबर, उक्त दोनों। राम प्रकाश और सुधींद्र कुमार दोनों विद्वानों ने यह मत प्रतिपादित किया है। 81वां क्वेश्चन, घटना स्थल पर प्रत्यक्षदर्शी लोगों के कथनों या लघु साक्षात्कार को टेलीविजन पर सुनाना या प्रसारित करना क्या कहलाता है? एंकर बाइट, ड्राई एंकर, एंकर विजुअल, एंकर पैकेज। प्रत्यक्ष कथन किस में आते हैं? इसमें सही उत्तर 1 नंबर एंकर बाइट। एंकर बाइट में जहां घटना होती है पत्रकार वहां पहुंच जाता है और जो वहां प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं उनसे वो कथन लेता है, इंटरव्यू लेता है, उसको टीवी पर सुनाया जाता है, वही एंकर बाइट है। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है पद्यांश से संबंधित। गद्यांश है, सॉरी। इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके सही उत्तर देना है कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। जहां प्रश्नों के उत्तर में आपको दिक्कत आए, वीडियो को आप रोक करके फिर पूरा पढ़ करके और फिर प्रश्न देख सकते हैं। गद्यांश है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार नर सत्ता के प्रसार के लिए है उसी प्रकार हृदय भी। तो जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। ये तो अपना गद्यांश हो गया। इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? भक्ति, ज्ञान, योग या कर्म? इसका सही उत्तर 1 नंबर भक्ति होगा। फिर है, नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है ज्ञान हृदय, ज्ञान हृदय या कर्म। इसमें भी 1 नंबर ज्ञान हृदय को सही उत्तर माना जाएगा।
फिर जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है। प्रकृति, ज्ञानात्मिका वृत्ति, वैराग्य या रागात्मिका वृत्ति। इसमें सही उत्तर 4 नंबर रागात्मिका वृत्ति होगा। फिर 85वां क्वेश्चन, सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें है? कविता, विज्ञान, दर्शन या समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर 1 नंबर कविता होगा। फिर अगला प्रश्न, मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? सिर्फ मनुष्य समाज के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से, पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य स्थापित होने से या वृक्षलता के साथ सामंजस्य स्थापित होने से? इसका सही उत्तर 2 नंबर, मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने पर ही मनुष्य के अवतार का उद्देश्य पूर्ण होगा। ये गद्यांश के प्रश्न हैं। गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ कर के फिर उसमें से उत्तर छांटने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्न हम ले रहे हैं। 87वां प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? पहला है, 12 मासा वियोग वर्णन परंपरा की सर्वप्रथम रचना बीसलदेव रासु। नखशिख वर्णन परंपरा की सर्वप्रथम रचना राहुल वेल। श्रृंगार वर्णन परंपरा की सर्वप्रथम रचना संदेश रासक। और हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम महाकाव्य रचना पद्मावत। बताएं इन चारों में से असुमिलित कौन सा है, असत्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम महाकाव्य रचना पद्मावत नहीं है। पद्मावत की जगह पर क्या होना चाहिए? पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो रचना हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम महाकाव्य रचना मानी गई है। पद्मावत को सर्वप्रथम बड़ा महाकाव्य माना गया है। फिर है, निम्न में से आलवार के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है, दक्षिण भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। दूसरा, आलवार मूलतः तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। तीसरा, आलवार भक्तों की कुल संख्या 12 है, जिनमें 11 पुरुष और 1 महिला है, वो मानी जाती है। और चौथा है, तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन रंगनाथ मुनि के द्वारा दिव्य प्रबंधम के नाम से 4 भागों में किया गया है। ये 4 कथन आपके सामने हैं। इन चारों में से जो असुमिलित है, असत्य है, उसको छांट लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, आलवार शब्द तेलुगु का नहीं तमिल भाषा का शब्द है। तेलुगु की जगह तमिल होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। 89वां प्रश्न, एक तरफ रामचरितमानस का प्रसंग लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कांड लिखे हुए कि कौन से कांड में वो प्राप्त होता है? पहला, तारका या ताड़का का वध अरण्य कांड में, अहल्या का उद्धार बालकांड में, निषाद राज गुह्य या केवट का प्रसंग अयोध्या कांड में, और वानर राज बाली का वध किष्किंधा कांड में। कौन सा गलत है, असुमिलित है? इसका सही उत्तर है
1 नंबर, ताड़का का वध अरण्य कांड में नहीं बाल कांड में ही कर दिया जाता है। विश्वामित्र के साथ में जब राम लक्ष्मण जाते हैं तो वहीं पर इसका वध किया गया है। यहाँ बालकांड सही उत्तर माना जाता। बालकांड सही उत्तर हो। अगला प्रश्न 90वां क्वेश्चन है। एक तरफ कवि का नाम है, दूसरी तरफ सप्तक का नाम लिखा हुआ है कि कौन से सप्तक से वो संबंधित है। प्रभाकर माचवी तार सप्तक, रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक, केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक और शकुंतला माथुर चौथा सप्तक। इन चारों में से असम्मिलित कौन सा है? इसमें सही उत्तर है 4 नंबर। शकुंतला माथुर का संबंध चौथा सप्तक से नहीं माना जाता, अपितु दूसरा सप्तक से इसका संबंध माना जाता है। बाकी सब सही है। चौथा सप्तक की जगह यहाँ दूसरा सप्तक होता तो सही उत्तर हो जाता। अगला प्रश्न, एक तरफ नाटक का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है, कौन सा असुमिलित है? अंगूर की बेटी गोविंद वल्लभ पंत का है, अंजू दीदी या तोलिए उपेंद्रनाथ अस्क का है, पहला राजा या कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का है, 8वां सर्ग या कैद ए हयात भीष्म साहनी का है। असत्य कौन सा है? यहाँ सही उत्तर होगा 4 नंबर। 8वां सर्ग या कैद ए हयात भीष्म साहनी के नहीं, अपितु सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। सुरेंद्र वर्मा होता तो सही उत्तर मान लेते। 5वां, एक तरफ निबंध का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम लिखा हुआ है। अशोक के फूल या आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। सदाचार का ताबीज या प्रेमचंद के फटे जूते हरिशंकर परसाई के निबंध हैं। प्रिया नीलकंठी रस आखीटक विद्यानिवास मिश्र के निबंध हैं। और अर्धनारीश्वर रेती के फूल ही रामधारी सिंह दिनकर के निबंध हैं। इनमें से असुमिलित कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। प्रिया नीलकंठी और रस आखीटक ये विद्यानिवास मिश्र के नहीं है, अपितु उसकी जगह क्या होना चाहिए था? कुबेरनाथ राय। ये दोनों कुबेरनाथ राय के द्वारा रचित निबंध हैं। अगला प्रश्न है, एक तरफ शब्द लिखा हुआ है कि सूफी काव्य किस शब्द से निकल करके आया है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। पहला है सूफा का अर्थ होता है चबूतरा, सूफ यानी ऊन, सफ यानी पंक्ति और सूफिया यानी पवित्र। इन चारों में से कौन से शब्द का अर्थ सही नहीं लिखा हुआ? इसका सही उत्तर है 4 नंबर। सूफिया का अर्थ पवित्र गलत लिखा हुआ है। सूफिया का जो अर्थ लगाया जाता है वो होता है परम ज्ञानी व्यक्ति। परम ज्ञानी व्यक्ति को सूफिया कहा गया है, और सूफी शब्द होता तो पवित्र मान लेती। फिर एक तरफ आदिकाल का नाम, दूसरी तरफ नामकरण कर्ता कौन है? आदिकाल को किसने किस नाम से पुकारा है? सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, संक्रमण काल रामप्रसाद मिश्र ने कहा है, अंधकार काल पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है, तो आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। इनमें से असम्मिलित कौन सा है? यहाँ सही उत्तर है 2 नंबर। आदिकाल को संक्रमण काल रामप्रसाद मिश्र ने नहीं कहा था, अपितु 2 नाम आते हैं। एक तो है राम खिलावन पांडेय। राम खिलावन पांडेय ने संक्रांति काल कहा, और दूसरा एक नाम आता है हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र ने भी इसको संक्रमण काल कहकर के पुकारा। रामखिलावन पांडे और हरिश्चंद्र दोनों ने संक्रमण काल कहा है। रामप्रसाद मिश्र ने इसको संक्रांति काल कहा। 95वां क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? पहला, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास फ्रेंच भाषा में गार्सा दे तासी के द्वारा लिखा गया था। फिर इनकी रचना इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी का सर्वप्रथम प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। तीसरा, इसमें मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी को हिंदुस्तानी कहा गया है। और चौथा, 1953 ईस्वी में प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष श्री लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? इसका सही उत्तर है 2 नंबर, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो गार्सा द तासी की रचना है, वो 1939 में प्रकाशित नहीं हुई थी। 1939 की जगह क्या होना चाहिए था? 1839 होता तो सही हो जाता। 1839 में ये रचना सबसे पहली बार प्रकाशित हुई थी। फिर है, इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? पहला है, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना ही साधारणीकरण है। दूसरा, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है। फिर साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है। और साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। विश्वनाथ कविराज ने क्या कहा इन चारों में से? यहां से उत्तर 1 नंबर, आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य स्थापित हो जाना ही साधारणीकरण है, ये विश्वनाथ का मत माना जाता है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास रचना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल की हिंदी साहित्य के इतिहास रचना के संबंध में असत्य कथन बताना है। पहला है, यह रचना सबसे पहले जनवरी 1929 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। दूसरा, यह रचना शुक्ल ने सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों को हिंदी साहित्य इतिहास पढ़ाने हेतु नोट्स रूप में तैयार की थी। तीसरा, इस रचना का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा, इसमें रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण देने में शुक्ल जी ने मिश्र बंधु विनोद का भरपूर उपयोग किया था। इन चारों में से असत्य कौन सा है? तो सही उत्तर होगा 3 नंबर, इस रचना का संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1930 में नहीं 1940 में प्रकाशित हुआ था। 30 की जगह पर 40 होता तो सही होता, बाकी सभी कथन सही लिखे हुए हैं। अगला है, नाथ पंथ या नाथ साहित्य के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? नाथ पंथ या नाथ साहित्य, पहला है, सिद्धों के महासुखवाद के विरोध में नाथ पंथ का उदय हुआ था। दूसरा, नाथों की संख्या 9 है। फिर इनका क्षेत्र भारत का दक्षिण पूर्वी भाग रहा है और इन्होंने सिद्धों द्वारा अपनाए गए पंचमकारों का नकार किया था। नारी भोग, बाह्याडंबरों तथा वर्णाश्रम का विरोध किया था। इन चारों में से असत्य कथन कौन सा है? सही उत्तर है 3 नंबर, इनका क्षेत्र है वो भारत का दक्षिण पूर्वी भाग, ये गलत लिखा हुआ है। दक्षिण पूर्वी की जगह पर क्या होना चाहिए था?
पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम उत्तर भारत में इनका वर्चस्व था, तो पश्चिमोत्तर भारत होता तो सही उत्तर मान लिया जाता। अगला प्रश्न, रिपोर्ताज के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है रिपोर्ताज मूलतः फ्रेंच भाषा का शब्द है। दूसरा, रिपोर्ताज लेखन की शुरुआत 1936 ईस्वी के आसपास यानी द्वितीय विश्व युद्ध से हुई मानी जाती है। फिर हिंदी में शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित लक्ष्मीपुरा रचना रिपोर्ताज विधा की सर्वप्रथम रचना है। और चौथा, यह रचना जो लक्ष्मीपुरा है वो दिसंबर 1948 ईस्वी में रूपाब पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इन चारों में से असत्य बताना है। इसका सही उत्तर 4 नंबर। ये जो रचना है लक्ष्मीपुरा वो 1948 में नहीं हुई थी। 1948 की जगह क्या होता, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1938 में रूपाब पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, एक तरफ रेखा चित्र या संस्मरण का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ लेखक का नाम है, कौन सा असुमिलित है वो बताना है। पहला, अनुमोदन का अंत हजारी प्रसाद द्विवेदी, बोलती प्रतिमा पंडित श्रीराम शर्मा, दीप जले शंख बजे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और हिंदी सेवा के 50 वर्ष प्रभाकर माचवे, कौन सा असुमिलित है ये बताना है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, अनुमोदन का अंत। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है तो द्विवेदी, लेकिन वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित रचना है अनुमोदन का अंत। ये दूसरा भाग मॉडल प्रश्न पत्र का आपके सामने है। अगली वीडियो में हम इसका तीसरा भाग शेष 101 से 150 तक के प्रश्न लेकर के आएंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक इनका प्रचार प्रसार करें। सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।